आपकी लेखन शैली किससे मिलती है? पहाड़, हवा, समुद्र? पवन हूँ तो हवा ही रहूंगा। पुस्तकें अगर आपकी साथी हैं तो आप कभी तन्हा नहीं हैं। जो भी इंसान है अगर वो किताबें पढ़ता है तो कहीं ज्यादा संवेदनशील होगा, कहीं ज्यादा ज्ञानवान होगा और कहीं ज्यादा समझदार। किताबें बेसिकली वैक्सीन की तरह होती है। एक शब्द में आपके लिए किताब क्या है? बेहतरीन दोस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। और ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, और इसी कड़ी में हमारे साथ पवन कुमार जी मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश काडर के, अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अलग अलग विभागों में भी। और साथ ही डीएम का जो पद है वो कई जो जनपद हैं उनमें संभाल चुके हैं। और उसमें अगर बात की जाए तो सहारनपुर, बागपत, बदायूं, फर्रुखाबाद, चंदौली, फहरिस्त बेहद लंबी है। और इस वक्त हमारे साथ लेखक के तौर पर मौजूद हैं पवन कुमार जी। 2 गजलों की जो रचनाएं हैं वो आ चुकी हैं, वाबस्ता और आहटें, जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि कितना खास रिश्ता होता है एक प्रशासनिक अधिकारी और लेखक का। किस तरह की संवेदनाएं होती हैं, किस तरह की भावनाएं होती हैं। क्योंकि जब हम दफ्तर के बाहर किसी अधिकारी के बारे में कोई इमेज बनाते हैं तो हमें लगता है कि वो बेहद सख्त होगा, भावनाओं से शायद दूर दूर का वास्ता नहीं होगा। लेकिन जब आप पवन कुमार जी को सुनेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हिंदी उपन्यास वो भी आ चुका है सर, मैं हनुमान। बेहद रोचक कहानी है और एक नया पर्सपेक्टिव देती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया रूफी जी आपका, जो आपने मुझे बुलाया और अब आपके हवाले। सर, आपका किस तरह से किताबों के साथ रिश्ता शुरू हुआ? आप जाहिर सी बात है, आप इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं तो पढ़ाई तो आपने बहुत की, लेकिन एक जो कनेक्ट होता है दिल से, कनेक्ट किताबों का, वो कैसे और कब शुरू हुआ था? रूफी जी, क्या होता है कि आपको विरासत में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मेरे परिवार में कुछ लोग थे जो लगातार पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे, बेहद शौकीन थे। रामायण, महाभारत और जो पुराना साहित्य था उसको पढ़ते थे, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझ में भी आ गईं और इस तरीके से पढ़ने का शौक मुझ में आ गया और बाद में एक तरह से देखा जाए तो जुनून के रूप में तब्दील हो गया। तो मेरी पढ़ाई जो है वो 2 तरीके से होती है। एक तो जो एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो पढ़नी ही पड़ती है सबको, और दूसरी वो जो साहित्य, संस्कृति और बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनरिच करती हैं, जो मैं मेंटली इनरिच होता हूँ। तो इस तरीके से मेरा रिश्ता और इस तरह से मेरी पढ़ाई पुस्तकों के साथ हुई है। सर, आपका रिश्ता जब कायम हुआ तो अगला सवाल ज़हन में ये आता है कि पढ़ने के साथ और किताबों के साथ जो संस्कृति है, पढ़ने की जो संस्कृति है, उसका महत्व आपके जीवन में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है रूफी जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका एक जो आपकी मानसिकता होती है, वो एक उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ जो नहीं कभी जानते हैं, नहीं कभी आपने देखी, नहीं कभी आपने सोची, तो जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो एक रिचनेस आती है मेंटालिटी में, एक तो वो आती है। दूसरा, पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि पुस्तकें अगर आपकी साथी हैं, तो आप कभी तन्हा नहीं हैं, कभी अकेले नहीं। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आप पढ़िए, तो आपका जो एक मेंटल रिचनेस है, एक तो वो बढ़ेगी। दूसरा, कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। और तीसरा, जो मैं कई लोगों से कहता हूँ कि किताबें बेसिकली वैक्सीन की तरह होती हैं, कि आप बचपन में या कभी भी जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो उस समय तो उसका सीधा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जब-जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, कोई विकट संकट आता है, तो जो आपके दिमाग में रिपॉज़िटरी की तरह रखा हुआ होता है, कुछ किताबों से पढ़ा हुआ, वो उस समय आपको हौसला देता है, आपको एनर्जाइज़ करता है और आपको मुश्किलों से लड़ने का एक जो तरीका सलीका है, वो देता है। सर, वो पहली कौन-सी किताब थी जिसने आपको भीतर से बदल के रख दिया?
रूफी जी, ये एक किताब का नाम लेना तो मुश्किल है, हुँ, क्योंकि फ़िक्शंस हैं, नॉन फ़िक्शंस हैं, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल आप जो लिटरेचर है वो आप पढ़ते रहते हैं, तो किसी एक किताब का नाम लेना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो हुँ। मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है, वो एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आपका अपने प्रति नज़रिया बदल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पुस्तक का किसी व्यक्ति पर हो सकता है, तो शायद वो यही किताब है। जी, बेहद शानदार ये किताब और बहुत से लोगों ने शायद पढ़ी होगी और उनके जीवन को एक नया बिल्कुल, आयाम उससे मिला बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। सर हमने बीच में देखा कि लाइब्रेरी का ट्रेंड जो है वो थोड़ा-सा नीचे गया है, लेकिन अब जो फिर से ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब लोग फिर से लाइब्रेरी का रुख कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी सिर्फ़ किताबों का घर है या फिर वो विचारों का भी घर है? मैं कितना भी अच्छा जवाब दूँगा तो आपके सवाल से खूबसूरत ये जवाब नहीं होगा। इतना अच्छा सवाल आपने किया है। रूफी जी, मेरा हमेशा से मानना है कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में अपने आप को साबित कर देता है। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान सिर्फ़ किताबों से आता है। टेक्नोलॉजी का समय है, तो क्या होता है कि हम हमेशा गैजेट्स पे और ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इस पे ज़रूर अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, बहुत सारा वक़्त खर्च करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी या किताबें, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके प्ले करती हैं। अगर आप किताबों से कोई चीज़ लेते हैं, तो आपकी पिक्चोरियल मेमोग्राफी में वो कहीं दर्ज हो जाते हुँ, हैं। ये जो दौर है, ये रील्स का दौर है। आप 30 सेकंड में देखते हैं, उसको भूल जाते हैं 30 सेकंड के बाद भी। लेकिन अगर किताबें आप पढ़ते हैं, तो यकीन जानिए कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक रिपॉज़िटरी का काम करेंगी। आपके लिए बहुत बड़ा वो एक खज़ाना है इल्म का, और वो ज्ञान आपको हमेशा आपको एनरिच करता रहेगा और आपको मदद करेगा हर जगह, समय। जी। जिस तरह से आपने कहा कि रील लोग 30 सेकंड में देखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन आपकी जो किताब है मैं हनुमान, वो जो दिल में पड़ता है, जो भी उसे पढ़ता है उसके दिल में जज़्ब हो जाती है। तो ये आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से और किस विचार से निकल कर आई है? अ, रूफी जी, जब मैं क्या, पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड से संघर्ष कर रही थी, तो उस वक़्त वर्क फ्रॉम होम का समय चल रहा था। पढ़ने-लिखने का बहुत वक़्त मिल रहा था। जो लोग घरों में कैद थे, समझते हैं कि अच्छे सीरियल्स देख रहे थे, कोई ओटीटी देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे वो मौका मिला जब मैंने पुराने सारे कुछ ग्रंथ थे उनको पढ़ना शुरू किया, और एक कैरेक्टर ने मुझे जो प्रभावित किया, वो हनुमान जी का कैरेक्टर था। मुझे लगा कि हनुमान का कैरेक्टर ऐसा है कि जिसके माध्यम से आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तो मैंने उनका कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर को जब एक बार लिखना शुरू किया, तो बस वो काम होता गया। और उसके बाद लगभग 1 साल के बाद एक मेरा नॉवेल आया, मैं हनुमान, जिसको कि मैंने राम कथा को बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव ढंग से देखा। उसमें एक ह्यूमन ग्राउंड क्या-क्या हो सकता है, वो देखा। और जो प्रशासनिक अनुभव हम लोग करते रहते हैं, वो भी अनुभव मेरे पास थे। तो इन सब चीज़ों को मिला के, इन सब चीज़ों का मिश्रण करके एक नॉवेल बना, जो मैं हनुमान के नाम से है। इसमें हनुमान जो है सेंट्रल एक कैरेक्टर है, जो पूरी राम कथा को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे-कैसे होती है। और उसमें जो एक फैंटेसी भी है कि कैसे एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से उसको देखा जा सकता है। तो जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि लोगों ने इसको पसंद किया और बेस्ट सेलर में भी साबित हुई, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। जब मैं आहटें और वाबस्ता पढ़ रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि दोनों ही किताबें ऐसी हैं जिसमें एहसास बेहद गहरे और नाज़ुक हैं। तो किस तरह से ये एहसास आते हैं और कोई आपका फ़ेवरेट कोई आपका सुख़न, कोई आपका शेर इसमें से? एक्चुअली होता ये है कि लेखन भी बड़ी अजीब-सी चीज़ है। आप नॉवेल लिखते हैं तो इट टेक्स अ टाइम। हुँ, ये 1-2 दिन या 1 महीने या 1 सप्ताह की बात नहीं हुँ, होती है। कविताओं में आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप अनेक ख़्याल जो फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं आपके दिमाग में, वो चलते रहते हैं, आपका जब मन आता है तो आप लिख लेते हैं। तो अब नौकरी के बीच में, प्रशासनिक सेवाओं के बीच में बड़ा मुश्किल काम होता है वक़्त निकालना, तो कविताएँ तो लिखी जा सकती हैं, हुँ। लेकिन नॉवेल या कोई बड़ा काम कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। करने वाले लोग वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये जो गज़ल हुआ ये उसी तरीके से हुआ। पिछले 20-25 साल में जो भी एहसासात मेरे सामने आए और ह्यूमन बीइंग होने के नाते बहुत सारे एहसास आपके अंदर चलते रहते हैं, आप उसको फ़ील करते रहते हैं, तो उनको बस एक जो लफ्ज़ों के ज़रिए एक शक्ल देने की कोशिश है, वही आहटे और वाबस्ता है। जी। आपका कोई इसमें से पसंदीदा शेर? बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अपनी जो बात है उसको लाता हूँ कि 2 कश्तियों में रहने का एहसास हर घड़ी। 2 कश्तियों में लोग कहते हैं ना कि 2 नाव में आप पैर रखे हुए हैं, तो उसी को याद करके मैंने ये शेर लिखा कि 2 कश्तियों में रहने का एहसास हर घड़ी, आसा सुखनवरी है कहाँ नौकरी के बीच। बिल्कुल सही बात सर। तो अपनी बात कहने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे शेर हैं, जी। जो पॉपुलर भी हुए, मकबूल भी हुए और लोगों का आशीर्वाद है बस। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है मेरा कि किताबें क्या आपके प्रशासनिक सेवा के तरीके को भी शेप करती हैं, कुछ नया आयाम देती हैं, कुछ सोचने का एक नया नज़रिया देती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रूफी जी। प्रशासन ही नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, हुँ। अगर पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, पुस्तकें आपकी साथी हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपकी पूरी वर्किंग स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा मददगार साबित होती है। सर, आप इतने लंबे वक़्त से इस सेवा में हैं, क्या कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा किरदार जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और जिसे आप लिखना चाहते हो, जिसके बारे में अपनी लेखनी के ज़रिए उसको एक नई आवाज़ देना चाहते हो? बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, तो आप जब फील्ड में होते हैं इत्तेफ़ाक से मैं लगभग 6 जिलों का कलेक्टर रहा। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप समाज के बीच में जाते हैं और उस सेक्शन के बीच में जाते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो वंचित समुदाय है, तो आपकी बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं और ज़ाहिर है कि वो आपकी अभिव्यक्ति का एक हिस्सा बनती हैं और वो मेरी इन दोनों किताबों में कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। जी। वो कोशिश रहती है। अ, पवन जी सब जानते हैं आपको कि आप एक बेहद काबिल प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेखक हैं, आप शायर हैं, अलग-अलग मुशायरों में लोगों ने आपको सुना है। आप टेडक्स स्पीकर भी हैं और वहाँ पर आपने एक बेहद शानदार टॉपिक पे बात की थी प्राचीन भारत से जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है कि अब जब आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में हैं, तो क्या ग्राम में विकास में प्राचीन भारत के डिज़ाइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? अ, पहले तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि टेडक्स ने मुझे बुलाया और एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा, जो सच में भारतीय परंपरा है, भारतीय जो समृद्ध विज्ञान है, कला है, संगीत है, साहित्य है, गणित है, उस पर बोलने के लिए कहा कि हाउ दे कैन डायरेक्ट न्यू वर्ल्ड। हुँ, तो इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो सभ्यता है, वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। बात लेखन की हो तो वेदास हमारे सामने है। अगर हम साइंस की बात करें, तो लोहे से लेके आग का आविष्कार हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। अगर आप मेडिसिन्स की बात करें तो शल्य चिकित्सा जो सर्जरी जिसे कहते हैं, वहाँ से लेके हम जो नॉर्मल मेडिसिन है वहाँ तक हम दिखाई पड़ता है। अगर हम मैथ्स की बात करें, तो बारामिहिर, भास्कराचार्य, लीलावती ये सब हमारे देश के लोग हैं। हुँ, अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें, तो आपको मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हों, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा देश जो है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है, हुँ, जिसमें कि बहुत समृद्ध परंपरा है, ज्ञान की अथाह परंपरा है। तो ज़रूरत है कि उस पुराने खजाने को हम एक बार फिर से एक्सप्लोर करने का प्रयास करें जी। और उसके माध्यम से अब देखिए कि जैसे हड़प्पा में बिल्कुल क्रॉस रोड्स हुआ करती थी। हुँ, आज से 4,500 साल पहले जब उस आर्किटेक्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है आज भी कर सकते हैं। हुँ, तो ये सब चीज़ें हमें समझने का, हमें कुछ काम करने का, अपनी परंपरा से कुछ ग्रहण करने का एक संदेश देती हैं और हुँ, वो उस टेडक्स में मैंने बोलने का प्रयास किया था। जी। सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का मतलब ही होता है कि आपको हर पल डिसीज़न्स लेने हैं, आपको निर्णय लेने हैं और ऐसे निर्णय लेने हैं जिसका इम्पैक्ट समाज के एक बड़े तबके पर होगा, पूरे देश पर होगा। कोई ऐसी किताब
जो इसने आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प की हो या प्रभावित किया हो या एक रास्ता दिखाया हो? बहुत सारी किताबें हैं रूफी जी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हम आज रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हुँ, और जब मैं फील्ड में था तो भी मोर और लेस फील्ड में जब काम करते हैं तो वहाँ भी रूरल इंडिया ही हमें दिखाई पड़ता है। हुँ, तो ऐसी कई किताबें हैं जो रूरल इंडिया के कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। हुँ, मैं प्रेमचंद की कहानियों का ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। प्रेमचंद का एक बहुत पॉपुलर नॉवल है गोदान, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं फणीश्वरनाथ रेणु को ज़िक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण परिवेश को एकदम से एक्सप्रेस किया है। और जब आप उनको पढ़ते हैं, तो पुराना जो हमारा कल्चर था, वहाँ से किस तरह हमने प्रगति की है और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत करीने से समझ में आता है। जी। तो सर क्या आप मानते हैं कि किताबें व्यक्ति को ज़्यादा संतुलित, मानवीय और लोगों से जुड़ा हुआ बनाती है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर? सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों, जी। जीवन का हर जो भी इंसान है, अगर वो किताबें पढ़ता है, हुँ, तो कहीं ज़्यादा संवेदनशील होगा, हुँ, कहीं ज़्यादा ज्ञानवान होगा हुँ, और कहीं ज़्यादा समझदार होगा। जी। सर इस वक़्त जो लोग भी हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए कौन-सी वो 5 बुक रिकमेंड करेंगे जो उन्हें पढ़नी ही चाहिए? आपने तत्काल पूछा है, तो मेरा तत्काल जवाब ये होगा कि गोदान, हुँ, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, हुँ, ये बहुत ज़रूरी किताब है। एक किताब है मराठी में लिखी हुई है, लेकिन हिंदी अनुवाद भी उसका उपलब्ध है, मृत्युंजय, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हुँ, हम इस वर्ष वंदे मातरम का 150वां सालगिरह मना रहे हैं, तो ऐसे में आनंद मठ का नाम मैं यहाँ पे लेना हुँ, चाहूँगा हुँ, कि हुँ, पढ़ना चाहिए। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी हुँ, सिंह दिनकर की किताब है, जो हमें संस्कृति से जोड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो मैं फौरी तौर पे याद कर पा रहा हूँ रूही जी, हुँ, तो ये 4-5 किताबें जी। हैं। तो सर कुछ और स्पॉन्टेनियस और रैपिड फायर सवालों का वक़्त हो गया है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं और आपको ऐसे ही स्पॉन्टेनियस जवाब देने होंगे। चलिए कोशिश सर करता हूँ। आप सबसे पहले तो आपकी ऑल टाइम फ़ेवरेट किताब जिसे आप बार-बार जाके पढ़ते हैं? माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। एक ऐसी किताब जो हर युवा को ज़रूर पढ़नी चाहिए। अभी तो हमने 5 पूछी थी, अब एक बार हम ले आए। मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि गोदान सबको पढ़नी चाहिए हुँ, भारतीय परिवेश को समझने के लिए। जी। अगर आपको मैं हनुमान का सीक्वल लिखना हो, तो उसका नाम क्या होगा? मैं हनुमान 2.0। और उस वो कैसे इस किताब से जुदा होगा? बहुत सारी कथानक ऐसे हैं जो मुझसे कभी छूट गए हों, तो प्रोबेबली मैं उनको जोड़ना चाहूँगा नए सिरे से। हुँ। यही इस किताब का सीक्वल होगा। एक ऐसा सवाल जिसे शायद आप डॉज करना चाहें कि आप ज़्यादा किताबें खरीदते हैं या उधार लेकर पढ़ते हैं? नहीं, मैं यकीनन खरीदता हूँ और खरीदने में मेरा बड़ी दिलचस्पी है। जी। ऑनलाइन भी खरीदता हूँ, ऑफ़लाइन भी खरीदता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑफ़लाइन खरीदूँ और क्या आप लोगों किताबें। को उधार देते हैं किताबें? वो वापस नहीं आती लेकिन। जी, ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोगों से किताबें लेकिन वापस अच्छी बात लेना। है। अगर आपके पास उधारी का भी कलेक्शन है, तो अच्छी बात है। जी, लेकिन जो लोग किताबें लेते हैं वो वापस नहीं करते ना जल्दी। हो सकता है हम ही ना करते हों। आप सुबह पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं या शाम को? मैं रात में पढ़ना पसंद करता हूँ और सुबह लिखना पसंद करता हूँ। रात में इसलिए कि आप बहुत जब थके हुए होते हैं, तो आप आराम से पढ़ते रहते हैं घंटे भर, डेढ़ घंटे भर। और जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका पास एक बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। तो जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है आपकी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह तो मैं लिखूँ और देर रात तक पढूँ। अगर आपको किसी एक लाइब्रेरी में रात भर अकेले रुकना पड़े, तो वो लाइब्रेरी कौन-सी होगी और क्यों होगी? वन एंड ओनली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी की लाइब्रेरी। बहुत ही विशाल कलेक्शन है वहाँ पे। जी, आपकी लेखन शैली किससे मिलती है? पहाड़, हवा, समुद्र? ये सवाल अपने आप में बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी अगर आपने पहाड़, हवा और समंदर का ज़िक्र किया है, तो मैं हवा की तरह हूँ। पवन हूँ, तो हवा ही रहूँगा। और हवा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों से छूते हुए चलता है और लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हवा है, तो साँस है तो प्राण है और प्राण है तो पूरी दुनिया है। तो किताबें आपके लिए प्राणवायु भी हैं। बिल्कुल, किताबें मेरे लिए प्राणवायु हैं। एक ऐसा शेर या पंक्ति जो आपके दिल को सुकून देती है, राहत देती है और जिसे आप बार-बार अपने ज़हन में दोहराते हैं? ऐसी बहुत सारी पत्तियाँ हैं रूफी जी, लेकिन एक मैं फ़िल्म के गाने की पंक्ति कहूँगा, जो मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। हुँ।
और वो ये है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये हर वक्त का सच है। आप चलते रहिए और कभी रुकिए मत। चैरेवेति चैरेवेति, इसमें मेरा बड़ा एम्फेसिस रहता है कि लगातार काम करते रहिए, अच्छा ही होगा। जी, कई बार हम ये उम्मीद करते हैं, इस बात पे डिस्कशन तो बहुत होता है कि पढ़ने की जो संस्कृति है वो कम हो रही है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो क्या छोटे-छोटे कॉन्ट्रिब्यूशंस हो सकते हैं जो आप, मैं, हमें देखने वाले तमाम लोग और जो जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं? आपकी क्या सजेशंस इस पर? देखिए, है तो ये नितांत अपनी आदत की बात, लेकिन फिर भी जो हमारी नई पीढ़ी है, उसमें हमें ये बात तो डालना चाहिए, ये संस्कार डालने चाहिए कि गैजेट्स अपनी जगह हैं, वो भी आज की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। ये अखबार से लेके किताबों तक होनी चाहिए। मैं धीरे-धीरे देख रहा हूँ कि अब जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो गैजेट्स पे रहती है, तो कोशिश हमारी करनी चाहिए कि हम उनको ये सिखाएँ कि किताबों को पढ़ें। और ई-बुक्स के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो हार्ड जो बाउंड होता है, जो किताबों का पूरा एक हार्ड कॉपी होती है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो एक अजीब-सा सुकून आपको मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद भी, अपने आस-पास के लोगों को भी, जान-पहचान के लोगों को भी और खासकर आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी किताबों से जोड़ना चाहिए। किताब को जो छूने का एहसास होता है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। किताबों को छूने का, किताबों को पकड़ने का, किताबों की स्मेल का, किताबों के नएपन का, किताबें जब पुरानी हो जाए तो वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। जी। और आपके साथ कोई भी बातचीत तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम आपसे कुछ ना सुनें। चलिए, मैं बहुत जल्दी इसे सुना देता हूँ 2-3 शेर। जी। कहता ये हूँ कि धूप में नहाए थे और रोशनी के पहरे थे। धूप में नहाए थे, रोशनी के पहरे थे, फिर भी उन दरख्तों के साए कितने गहरे थे। क्या धूप में नहाए थे और रोशनी के पहरे थे, फिर भी उन दरख्तों के साए कितने गहरे थे, और देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से। हुँ, देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, आज मेरे चेहरे पे जज़्ब कितने चेहरे थे। हुँ, हुँ, और इसका एक आखिरी शेर कि इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसरदा। हुँ, अफसरदा माने फ़ीट। हुँ, आपके हुँ। माध्यम से आपके जी। जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसरदा, उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। धूप में नहाए थे और रोशनी के पहरे थे, फिर भी उन दरख्तों के साये कितने गहरे थे। क्या बात है सर! बहुत शुक्रिया। बेमिसाल, और उसके बाद यही कहा जा सकता है, स्पीचलेस, और आपको सिर्फ़ गूज़बम्प्स का एहसास होता है। अगर मेरा आखिरी सवाल आपसे हो ये कि एक शब्द में आपके लिए किताब क्या है? बेहतरीन दोस्त, मार्गदर्शक, जी। फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। एक शब्द की बात करेंगे तो दोस्त। जी। तो हम सभी जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने दोस्त जो किताबें हैं, उसको ऐसे ही सहेज के रखें, अपने सीने से लगा कर रखें और उस एहसास को लगातार बार-बार महसूस करते रहें, क्योंकि किताबें सिर्फ़ किताबें नहीं हैं, वो ज़िंदगी हैं, वो रास्ता है, वो मंज़िल है और वो एक इंसान को मुकम्मल बनाती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन सर, हमारे साथ सो आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आप तमाम लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपको अगर इसी तरह के पॉडकास्ट देखने हैं और ये जानना है कि किस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर लोग वक़्त निकालते हैं, अपने जुनून को पूरा करते हैं, अपने शौक को भी पूरा करते हैं, आप भी इस तरह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और हमारे वीडियोज़ को लगातार देख सकते हैं।